देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा यानी छठा विधानसभा जो गठित हुआ है उसका पहला सत्र आज समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान आपने देखा किस तरह से पहले विधायकों को शपथ दिलाई गई, फिर स्पीकर का चुनाव हुआ, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और आज यानी गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और फिर द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई, वो भी सदन से पारित हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11,697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार ने लाया था, जिसमें सबसे ज्यादा राशि महिला एवं बाल विकास विभाग यानी राज्य सरकार की जो योजना है मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के 6,300 करोड़ से भी ज्यादा का राशि का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग को 2,500 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। वजह आप समझ सकते हैं कि जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री का ऐलान राज्य सरकार ने किया है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए इस तरह की इस राशि का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, सदन के भीतर कई नए सदस्य आए हैं। 19 नए सदस्य आए हुए हैं, जीतकर जो पहली मर्तबा चुनाव जीते हैं। और इन 19 सदस्यों में से एक हैं JLKM प्रमुख टाइगर जयराम महतो। और जयराम महतो ने आज जबरदस्त दहाड़ अपने मेडन स्पीच में झारखंड विधानसभा के अंदर लगाई है। हालांकि उन्होंने अपना आगाज ओथ के दिन ही कर दिया था, लेकिन आज मौका मिला, पहली मर्तबा उनको सदन के भीतर बोलने का मौका मिला। दोनों ही वक्त मिला। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस समय भी मिला और उसके बाद अनुपूरक बजट पर भी उनको बोलने का मौका मिला। सत्ता पक्ष जहां मैया सम्मान योजना को लेकर के पीठ थपथपाते नहीं थक रही है, वहीं विपक्ष के द्वारा मैया सम्मान योजना में जो त्रुटियां अभी से दिखाई देने लगी है, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने रांची डीसी के एक पत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि राशि वसूली जा रही है, किनको अतिरिक्त राशि मिली है। और वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में जो ये लिखा हुआ है कि सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे मैया सम्मान योजना के तहत, इस पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो और उनके सहयोगी दलों ने सिर्फ इस योजना पर सवाल खड़ा किया कि जो रांची डीसी का पत्र आया है उसको लेकर के। लेकिन जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से इसको लेकर के क्या कुछ कह डाला, हम आपको सुनाएंगे कि जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना के लिए क्या कुछ कहा। उनका यह कहना कि वो महिलाओं के विरोध में नहीं है, लेकिन मैया सम्मान योजना जिस आयु वर्ग को दिया जा रहा है, उस आयु वर्ग को देकर के सरकार आधी आबादी को निकम्मा बनाना चाहती है। दोस्तों, जिस समय मैया सम्मान योजना की घोषणा हुई थी, उस समय भी ये बातें लाइव 7 की ओर से डिबेट में लाया गया था। एक वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल इसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। खैर, देर से ही सही, लेकिन एक युवा ने इस बात को उठाया। उस युवा ने इस चीज को समझा कि ये योजना, मुफ्तखोरी की जो योजना है, रेवड़ी बांटने की जो योजना है, इससे विकास नहीं हो सकता है, विनाश का रास्ता जरूर खुल सकता है, विनाश का द्वार जरूर खुल सकता है। साथ ही साथ JSCC CGL को लेकर के भी आज बातें उठी। विधानसभा के भीतर जहां भारतीय जनता पार्टी ने JSCC CGL को लेकर CBI जांच की मांग की, कई विधायकों ने, बाबूलाल मरांडी सहित कई विधायकों ने इसकी मांग की सरकार से, लेकिन जयराम महतो ने भी इस पर खूब दहाड़ लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सही है, साच है तो आज क्या, जांच कराइए इसका। अगर सरकार कहती है कि नियुक्तियां सही हुई हैं, तो फिर जांच कराने में क्या परेशानी है सरकार को। आप पहले सुनिए कि जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री को दोबारा बहुमत से चुनकर आने के लिए भी धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो 4,833 करोड़ 39 लाख लाया गया है, जबकि यही सरकार ठीक कुछ दिन पूर्व प्रथम अनुपूरक बजट, माफ कीजिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट
33 करोड़ 39 लाख का लाया गया था और आज पुनः वित्त अनुपूरक बजट जो कि 11,697 करोड़ 45 लाख की राशि लेकर आए हैं। तो महोदय, जब पूर्व में हमारे पास जो निर्धारित राशि होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना कहीं ना कहीं इस चरितार्थ को हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया अपनी गठरी में बाजार के बजट को रख पाएगी। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच मैं एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा, लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा। तो मैं, चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा 18 साल 25 साल 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2,500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में, अगर आप स्कूल जाने से पहले 2,500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में तो वह बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। बोलिए, अब समाप्त करिए, बोलिए। महोदय, यदि वास्तव में मैया सम्मान की राशि 2,500 रुपए सम्मान है तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया। महोदय, आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए, जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे, जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। अगर उसमें अगर कसौटी में उतरते हैं, हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं तो इसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा। महोदय, 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है, समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं? महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा, महोदय 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम श्रद्धेय, सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे। महोदय, मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आंच क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, तो अभी आपने सुना जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा कि वो महिला सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती दिनों में इस तरह की राशि दी जाती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय ये राशि दी जाती है, तो उसका उपयोग हो सकता है। और उन्होंने चिंता जाहिर की कि जिस आयु वर्ग को दिया जा रहा है उस आयु वर्ग में इस पैसे का दुरुपयोग ज्यादा होगा, उपयोग नहीं।
संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने जवाब में इस बात को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कि उन पैसे का क्या सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये जब मिल रहे थे तो उससे दवाई के लिए भी उपयोग में पैसे ला रही थी महिलाएं जिनके पास पैसे नहीं हैं, और इस पैसे का सदुपयोग होगा, इस पैसे का सदुपयोग महिलाएं करेगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा करेंगी। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। लेकिन सवाल वही उठता है कि लगातार जो देश भर के अंदर, ये सिर्फ झारखंड सरकार की बात नहीं है कि झारखंड सरकार इस तरह की योजना ला रही है। आज ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की है कि 1000 रुपये जो दिए जा रहे हैं उसको 2100 रुपये किए जाएंगे, यानी इसी तरह की योजना है वहां भी। और उस योजना को 1000 से बढ़ा के 2100 करने की बात अरविंद केजरीवाल ने भी कह दी है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां भी इस तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में इस बात को रखा था कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे। यानी आधी आबादी को कैसे वोट बैंक में तब्दील करना है, इसके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि जो कुशल हाथ, जो कुशल कामगार हमको मिलने वाले थे, क्योंकि 18 साल से लेकर के 50 वर्ष की आयु जो होता है, उस आयु में लोग युवा होते हैं, वो काम करते हैं, उनके पास मेहनत करने की शक्ति होती है। अगर उनको झुनझुना थमा दिया जाता है, उनको इस तरह से राशि दी जाती है, तो जिस और इशारा टाइगर जयराम महतो ने किया है, वो इशारा साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत सारे चीजें सरकार को करने के लिए, मुफ्त एजुकेशन करें ना भाई। आईआईटी में, आज के समय में आईआईटी में पढ़ाने के लिए जो है सो सामान्य आदमी को जो है 10 लाख रुपए कम से कम खर्चे होते हैं। एक तो मेहनत करके बच्चा आईआईटी की परीक्षा पास करता है, जी एडवांस की परीक्षा पास करता है, और उसके बाद उसके पिता के ऊपर, ठीक है सरकार के तरफ से बैंकों से ऋण की व्यवस्था की गई है पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट लगता है। वो भी ऋण जो है सो मुफ्त में नहीं है कि आप ऋण लीजिए कमा के दे दीजिएगा, उसका इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाता है पढ़ाई खत्म होने के 1 साल के बाद से। तो ये चीजें ना करके जो सवाल उठाए हैं जयराम महतो ने, वो आज के समाज के लिए मौजू है। हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं विरोध कर रहा हूं या मैं वैसी बातें कह रहा हूं जो नहीं कहनी चाहिए, हो सकता है, क्योंकि अभी के समय में जो है सो जो स्थिति बेरोजगारी की बनी हुई है, उसमें लोगों को यह भी लगता है चलो कम से कम 2500 रुपये जो है सो नमक तेल का खर्चा तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और लोगों की इच्छाएं इतनी कम हो गई हैं बेरोजगारी के इस दौर में कि वो इसको भी स्वीकार कर लेते हैं, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं आते, जानते हैं कि इससे जो है सो भला नहीं हो सकता है, ये बहुत दिनों तक चलने वाली चीजें नहीं हैं। लेकिन इसके बाद भी जब लोगों को रोजगार नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, काम नहीं मिले, तो इस तरह की चीजें आती हैं और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। मैं उन लोगों की भी गलती नहीं मानता हूं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें सदन के भीतर जो चीजें हुई, और आज एक और घटनाक्रम हुआ। एक सीनियर मोस्ट विधायक जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक थे, मंत्री भी बने थे, बीच में 10 वर्षों के लिए भाजपा गए, 4 मर्तबा उनको भाजपा ने चुनाव लड़ाया, चारों बार वो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, 2 बार विधानसभा का, 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे। फिर से उनको सद्बुद्धि आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए और अभी लिट्टीपारा से जीत कर आए हैं। हेमलाल मुर्मू सीनियर मोस्ट विधायक है। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान उनको 2004 में ही मिल चुका है झारखंड विधानसभा से, और वैसे उत्कृष्ट विधायक के द्वारा जो असंसदीय शब्द का प्रयोग विधानसभा के भीतर किया गया, वो भी आज चर्चा का विषय रहा। वो शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता जो उन्होंने विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर किया था, और उसको लेकर के भी बातें बनी। लेकिन इस दरमियान जो कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखने को मिला, उसे भी चर्चा में शामिल करना आवश्यक है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि वो सरकार का आईना होता है, हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का जो विजन है वो विजन
राज्यपाल के जो अभिभाषण में 48 पॉइंट हैं, 8 पन्ने के 48 पॉइंट में वो विजन को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में उन्होंने विकास की नींव रख दी, अब तो बिल्डिंग बनाना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वीकार करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड अलग राज्य उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन उसके लिए आंदोलन गुरुजी ने, स्वर्गीय निर्मल महतो ने, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने किया था। ऐसे पुरखों के आंदोलन की ही देन है कि झारखंड अलग राज्य मिला, और अकूत संपदाओं से भरा होने के बाद भी आज झारखंड के लोग बाहर काम करने को विवश है। आज झारखंड के लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, झारखंड के लोग गरीब हैं, और वो इसे मिटाएंगे, इस गरीबी को समाप्त करेंगे। चलिए अब देखना है आगे जो निर्णय लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो संकल्प लिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, और जिस संकल्प को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विधानसभा के अंदर दोहराया है, वो देखना होगा। लेकिन 2-3 सवाल, जो चाहे वो विधायक सरजू राय हों, चाहे वो नवीन जायसवाल हों, चाहे टाइगर जयराम महतो हों, सत्येंद्र तिवारी हों, जनार्दन पासवान हों, इन विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि राज्यपाल के अभिभाषण में चीजें तो बहुत रहती है, लेकिन जनता तक वो चीजें पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है। और ये पिछले 24 वर्षों का झारखंड का इतिहास रहा है। सरकारें किसी की भी रही हो, राज्यपाल से अच्छी अच्छी बातें कहवा दी जाती हैं जनता के लिए, और राज्यपाल जो कैबिनेट से अप्रूव होकर के जो अभिभाषण आता है वो पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि हमारी सरकार ये करने जा रही है, हमारी सरकार ये कर रही है, अमुक काम कर रही है। लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आता है, जब 5 साल पूरे होने को होते हैं और जब उसका विस्तृत उसका अध्ययन किया जाता है, तो पता चलता है कि चले थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि अभी मैं कह रहा हूं 2000 से ही ये चीजें देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ झारखंड की नियति नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की बात हो या फिर अन्य प्रदेशों की बात हो, सभी जगह यही काम हो रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि राज्य की जनता ने जो प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन के प्रति दिया है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व को दिया है, क्योंकि मैंने यह भी कहा था आपको कि पूरी तरह से आप मान के चलिए जो 56 सीटें आई हैं, उस 56 सीटों में 2 व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, और वो 2 व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन से ऊंची अगर कद हुई थी चुनाव के दौरान तो वो कल्पना सोरेन की थी, क्योंकि हेमंत सोरेन से ज्यादा डिमांड इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स में कल्पना सोरेन का हो गया था। और आज भी कल्पना सोरेन सदन के भीतर बोली, अबुआ राज्य में अबुआ सरकार अबुआ के लिए काम करेगी, जो लोगों की मांग होगी, जो लोग चाहेंगे उसके हिसाब से काम करेगी। सरकार ने जो वायदे जनता से किए हैं उसे वो हर हाल में इस 5 साल में पूरा करेगी। तो कल्पना जी, जनता ने आपको आपके इसी वचन पर आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपके गठबंधन पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर रांची डीसी का पत्र जारी होता है जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाया जाता है मैया सम्मान योजना के लिए, तो वो भी एक जांच का विषय है। उस पर भी सरकार के जवाब आने चाहिए थे। यदि जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, तो उस पर भी सरकार का जवाब आना चाहिए था, जो जवाब नहीं आया। संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जब जवाब दे रहे थे अनुपूरक बजट का, तो उनको इस विषय पर भी जवाब देना चाहिए था। आंकड़े के मकरजाल में कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो इतना % जो है सो खर्च हो पाया था और इतना राशि सरेंडर हुआ था। 2019 में चुनाव हुए तो उस समय इतनी राशि सरेंडर हुई और इतना खर्च हुआ। 2024 में जब चुनाव हुए तो उसके हिसाब से हम बहुत आगे हैं। ये कह देने भर से नहीं होता है। ये आंकड़े की गणित अगर आप 2024 को देखते हैं तो 2024 का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है और 2014 का बजट 56,000 करोड़ का था। 2019 का बजट इससे बहुत कम था जो 2024 का बजट था। अंगणितीय मकरजाल में फंसा करके सिर्फ रखना
ये समाप्त होना चाहिए, ये चीजें भी जानी चाहिए। अब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो अवधि अब बची हुई है सरकार की इस वित्तीय वर्ष की, इस अवधि में वो राशि खर्च करने में असमर्थ है, तो उन विभागों की राशि को राज्य सरकार ने दूसरे विभाग में खर्च करने के लिए परिमार्जित कर दिया, उसको ले लिया है। ये सरकार का अधिकार है, वो कर सकती है। लेकिन वो राशि खर्च कहां हो रही है? मैया सम्मान योजना में वो राशि खर्च हो रही है मुफ्त बिजली देने में, 200 यूनिट मुफ्त बिजली में देने में। और यहीं पर सवाल खड़े होते हैं, यहीं पर होता है कि अभी तो आप परिमार्जित कर ले रहे हैं दूसरे विभाग की राशि को लेकर के, लेकिन 25-26 का जो बजट आएगा उस बजट में इन योजनाओं के लिए जो अरबों रुपए खर्च होंगे उसके लिए राशि प्रावधान करने की कौन सी व्यवस्था की गई है? इन तरह की जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही है, उस मुफ्त की योजनाओं के लिए संसाधन कहां से आएंगे? 1,36,000 करोड़ के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो आएगा कब तक आएगा? कानूनी कार्रवाई होगी कितने दिनों तक चलेगी? लेकिन अभी जो 3 महीने के बाद मार्च के महीने में बजट सत्र आने वाला है, जो राज्य सरकार अपना 2025-26 का बजट पेश करेगी वित्तीय वर्ष का, उस 25-26 के बजट में इस योजना को कंटिन्यू करने के लिए आप राशि कहां से लाएंगे? यह भी एक तरह से सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सदन में आना चाहिए था। वो जवाब नहीं आया और तभी जयराम जैसा नया विधायक इन योजनाओं के बारे में कहता है और इन योजनाओं से होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को आगाह करता है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग नहीं कह सकते क्योंकि उनको पता है कि जो प्रचंड बहुमत मिली हुई है उसमें मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसको नहीं कह सकती है। लेकिन जो युवा अपने बूते पर पूरे चुनाव में 68 जगहों पर कैंडिडेट दे करके चुनाव लड़ा, भले ही उसको 1 सीटें मिली, लेकिन पहली मर्तबा में यह करके दिखाया कि 10,90,000 से ज्यादा वोट उसकी पार्टी ने लाया, चौथे स्थान पर वो पार्टी रही, तो जाहिर तौर पर अगर वो आवाज बुलंद कर रहा है इस तरह का, तो ये उसको आगे का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि 30 साल का युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि इस तरह के स्कीम से क्या समाज में नुकसान होने जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने जा रहा है फ्यूचर में जाकर के, वो उसको दिखाई देता है। और शायद सरकार में बैठे लोगों को, चाहे कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, जो इस तरह की योजनाएं चला रही है, उस पर सोचना चाहिए कि इन योजनाओं का हश्र क्या होना है समाज के ऊपर में, आने वाले जनरेशन के ऊपर में। बहरहाल अपने मेडन स्पीच में ही अपनी उपस्थिति जयराम महतो ने विधानसभा में दर्ज करा दी है और आगे चूंकि एक विधायक है, टाइम की पाबंदी होती है, समय उनको उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे जैसे विधायी कार्यों को वो सीखेंगे तो उसके बाद वो समझेंगे कि समय निकालने के लिए किस तरह से जो है सो सदन के भीतर में उनको अपना व्यवस्था देखना पड़ता है, वो व्यवस्था देखेंगे, आगे उनको मौका मिलेगा। लेकिन 2 मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, इन 2 मुद्दों पर जो है सो सरकार को भी सोचना चाहिए। और खास करके जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि विपक्ष के सकारात्मक सुझाव को वो सुनेंगे, उस पर वो अमल करेंगे, उस पर वो सोचेंगे इस पर कैसे करना है, विपक्ष भी सकारात्मक सुझाव दे। तो जिन सवालों को विपक्ष के द्वारा उठाया गया है, खास करके जो बालू को लेकर के लगातार जो किल्लत चल रही है वो मामला हो, या फिर मैया सम्मान योजना में जो सभी महिलाओं को देने की बात कही गई है वो हो, सिर्फ उर्दू अकादमी की बात कही गई है, जबकि पिछले जो सरजू राय जी ने उठाया था मामला कि 2019 के राज्यपाल के अभिभाषण में हर भाषा के लिए जो क्षेत्रीय भाषा है उसके लिए अकादमी गठित करने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ उर्दू अकादमी गठन की बात कही गई है। इस पर सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। अब तो सरकार चूंकि बहुमत साबित हो गया है, क्योंकि मनी बिल था, मनी बिल पर सरकार के पक्ष में मतदान हुआ, सरकार जो है अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो जाता है, जाहिर है कि सरकार के पास बहुमत है। आंकड़ा भी सरकार के पास है ही, 56 का आंकड़ा है, 41 सही है, 56 है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, 2/3 बहुमत है सरकार के पास। तो अब देखना यह है कि बचे हुए जो इस वित्तीय वर्ष के 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी,
और मार्च कह सकते हैं, 3 महीने जो 3-3.5 महीने हैं, इन 3.5 महीनों में सरकार जो है सो किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आगे के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की है उसके लिए बजटीय प्रावधान किस तरह से किए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।